गुड मॉर्निंग बच्चों। जो कभी तो जुड़ते 20, कभी 25, कभी आज 15, 13। पहले ध्यान देना भैया कि जो भी है लेसन नंबर 8 कोशिका स्टार्ट किया अपन ने। और कोशिका के अंदर भैया आज का जो टॉपिक है वो सुनना भैया। कल हमने गोल्जी काय तक पढ़ लिया था और आज का जो टॉपिक है भैया उसका टॉपिक का नाम है भैया लाइसोसोम। लाइसोसोम यानी कि लयन काय। देखो बचे हुए टॉपिक सारे पढ़ते जाएंगे अपन। लाइसोसोम स्टार्ट किया अपन ने और जो भैया लाइसोसोम है कल हमने रिक्ति का भी पढ़ ली थी, गोल्जी का भी पढ़ लिया था, आज लाइसोसोम। देखो पहला पॉइंट बताएंगे, पहले सुनना भी इसके बारे में। पहला पॉइंट भी देखो लाइसोसोम। लाइसो का जो अर्थ है ना भैया, लाइसो का अर्थ है पाचक और सोम का अर्थ है थैला। अब इंग्लिश वर्ड क्या बनाओगे भैया? पाचक को कहते हैं डाइजेस्टिव और थैले को कहते हैं बैग। पाचक थैला है यानी इसमें एंजाइम तो है, पाचक थैला है, एंजाइम है इसके अंदर। तो ये तो हो गया भैया इसका अर्थ। दूसरी खास बात है भैया इसका जो खोज करता है, ये खोज करता भी भैया एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन अपने पीएमटी नीट में आ चुका है। इसके खोजकर्ता का नाम है भैया डी डवे। दूसरा वर्ड देखो, लाइसो का अर्थ है पाचक, सोम का अर्थ है थैला, तो डाइजेस्टिव बैग अर्थ हो गया। फिर बता रहे खोजकर्ता का नाम डी डवे। और फिर बताओ भैया कितनी झिल्ली वाला कोशिकांग है? हमने स्पष्ट किया था। देखो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली वाले, राइबोसोम और तारकाएं बिना झिल्ली वाले, और बाकी सब यानी लाइसोसोम क्या है भैया? एकल झिल्ली कोशिकांग। तो भैया ये एकल झिल्ली कोशिकांग है। तो देखो अर्थ बता दिया भैया, अर्थ हो गया, अर्थ हो गया, खोजकर्ता हो गया, कोशिकांग बता दी, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। अगली खास बात है इसका जो व्यास होता है, इसका जो व्यास होता है भैया ये होता है 0.25 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी में बहुत छोटा दे रखा है पर अपन थोड़ा डायग्राम बना के समझाएंगे, बहुत जरूरी भी है, नहीं तो डॉक्टर बनने में बड़ी दिक्कतें आती। तो बहुत थोड़ा विस्तार तो होगा जो काम की बातें। खोजकर्ता कौन है भैया? डी डवे। एकल झिल्ली वाला कोशिकांग यानी बाहर एक आवरण है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डबल डबल पड़ा था भैया। और व्यास है 0.25 से 0.5 माइक्रोमीटर। और अर्थ क्या है भैया? पाचक थैला। अब इसके अंदर खास बात है भैया, इसके अंदर अब कल आपने गोल्जी काय पढ़ा था भैया, इस तरह से ये गोल्जी काय पढ़ा था। इस गोल्जी काय की पुटिकाएं यहाँ से अलग होती है, गोल्जी काय की पुटिकाएं अलग होती है, तो भैया उससे बनता है लाइसोसोम। तो बताओ लाइसोसोम कैसे बनता है? गोल्जी काय की पुटिकाओं के अलग होने से, और क्रिया का नाम है संवेष्टन यानी पैकिंग। गोल्जी काय की पुटिकाओं की पैकिंग हो गई और पैकिंग होने से बना क्या? लाइसोसोम। तो अगला पॉइंट बोलेंगे भैया, गोल्जी काय की संवेष्टन क्रिया से, गोल्जी काय की संवेष्टन क्रिया से लाइसोसोम बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये भी, लाइसोसोम कैसे बनते हैं। कल आपने गोल्जी काय पढ़ा था। गोल्जी काय देखो ये बताया था, पुटिकाएं नीचे जुड़ती है तो निर्माणकारी सतह, ऊपर से अलग होती है तो भैया परिपक्वन सतह। तो पुटिकाएं अलग हो रही है, जुड़ी थी खाली पुटिकाएं और निकल रही है भरी हुई पुटिकाएं। तो ये जो पुटिकाएं अलग होती है इनका नाम है संवेष्टन क्रिया, और क्या बनते हैं? लाइसोसोम। अब ये जो लाइसोसोम होता है इसमें 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं भैया। लाइसोसोम भैया पाचक थैला, पाचन करेगा तो एंजाइम तो होंगे, तो 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम उपस्थित है भी इसके अंदर, 50 प्रकार के एंजाइम उपस्थित है। अब कौन कौन से एंजाइम है वो सुनना भैया। देखो एक तो हाइड्रोलेज, अरे जो किसी भी बड़े पदार्थ को छोटे कणों में तोड़ता है, हाइड्रोलेज जल अपघटन।
दूसरा भी है इसके अंदर प्रोटीएज, तीसरा है भैया लाइपेज, और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। चार नाम बता रहा हूं भैया, चार इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का पाचन करने वाला प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वसा का पाचन करने वाला लाइपेज, और जो जटिल पदार्थों का जल अपघटन करेगा तो भैया हाइड्रोलेज। तो इसमें वैसे भी जल अपघटनीय एंजाइम है भैया, और जल अपघटनीय एंजाइमों को क्या कहते हैं? हाइड्रोलेज। अरे जटिल पदार्थ को सरल में तोड़ेगा तो जल अपघटनीय हाइड्रोलेज, प्रोटीन का पाचन करेगा प्रोटीएज, लिपिड वसा का पाचन करेगा तो लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा कार्बोहाइड्रेट। सारी बातें बोलते जा रहे भैया, फिर सुन लो। देखो क्या क्या पढ़ा। लाइसोसोम का अर्थ है पाचक थैला, लाइसो यानी पाचक, सोम यानी थैला, डाइजेस्टिव वेग। खोजकर्ता का नाम है डी डवे। एकल झिल्ली वाला कोशिकांग, बाहर एक ही झिल्ली है। फिर बताएंगे व्यास 0.25 से 0.5 माइक्रोमीटर। फिर बताएंगे गोल्जी काय का निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय की पुटिकाएं अलग होती है तो उससे लाइसोसोम बनते हैं। क्रिया का नाम संवेष्टन। फिर 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, उनके कुछ नाम दे रखे हैं, हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेज। तो ये बताया भैया एंजाइम के नाम भी हो गए भैया इसके अंदर। अब देखो आगे क्या बढ़ते हैं वो सुनना भी है ध्यान से। इसके बाद बताएंगे भैया इसके अंदर, देखो ये एक कोशिका बताई, इस कोशिका के अंदर ये लाइसोसोम, ये तो कोशिका, ये लाइसोसोम। देखो यदि ये कोशिका, इसकी उम्र पूरी हो गई, जैसे हमारे आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन, अब कोशिका वृद्ध हो चुकी है, तो ये लाइसोसोम यदि इस कोशिका में फट जाए, देखो कोई भी रोगी कोशिका, वृद्ध कोशिका, यदि उसमें लाइसोसोम फट जाए तो अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब होते हैं उन सभी का पाचन हो जाता है। वैसे ही पाचक थैला तो है। तो जिस कोशिका यानी जिस थाली में रहते हैं उसी में छेद करते हैं, जिस कोशिका में रहते हैं उसी को मार देते हैं, तभी तो इसका नाम है आत्मघाती थैला। जिस कोशिका में रहते हैं, कौन सी कोशिका की बात करें? रोगी कोशिका, वृद्ध कोशिका, जिसकी उम्र वैसे भी पूरी हो चुकी है, तो उसके अंदर जाकर के क्या होता है? लाइसोसोम फट जाते हैं, और फटने के बाद इनके सारे एंजाइम बाहर, सारे एंजाइम बाहर होंगे तो भैया अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, सब पाए जाते हैं, सभी का पाचन कर देते हैं। तो जिस कोशिका में रहते हैं उसी का पाचन कर देते हैं, उसी को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं आत्मघाती थैला, सुसाइडल बेग। भाई जिसमें रहते थे वहीं सुसाइड कर लिया भैया, वहीं फट गया तो सुसाइड हो गया कोशिका का, तो इसलिए इसको आत्मघाती थैला भी कहते हैं। तो देखो अगला पॉइंट क्या है वो सुनना भैया। अब अगला पॉइंट बता रहे भैया इसके अंदर, 7वां पॉइंट, इसे आत्मघाती थैला या सुसाइडल बेग कहते हैं। सुसाइडल बेग कहते हैं, सुसाइडल बेग। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये तो कहते हैं, फिर बताएंगे क्योंकि जब ये रोग ग्रसित कोशिका में, रोग ग्रसित बोल दो, वृद्ध कोशिका बोल दो, रोग ग्रसित कोशिका में फटते हैं तो ये कोशिकांगों को नष्ट करते हैं। कोशिकांग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब, कोशिकांगों को नष्ट कर दें। तो भैया जिस कोशिका में पाए जाते हैं उसी के कोशिकांग मार दिए, और कोशिका मर जाती है। और देखो कोशिका मर जाती है। अब कोशिका मर जाती है यानी स्वयं ने स्वयं की हत्या कर ली, तो भैया तभी तो क्या है? आत्मघाती। तो भैया इसमें क्या है? इस क्रिया को याद रखना भैया, स्वलयन कहते हैं। एक बार सुन लो वापस से, इतना सही भी। ये लाइसोसोम कह रहे ज्यादा नहीं दे रखा आपने, फिर इसके बाद तो फिर मैं आपको क्या इसके कार्य वगैरह बता दूंगा सारी।
मेन चीजें लाइसोसोम पाचक थैला है, डाइजेस्टिव बैग, खोजकर्ता डी डवे, एक झिल्ली वाला कोशिकांग है, व्यास 0.25 से 0.5 माइक्रोमीटर का है। फिर बताएंगे गोल्जी काय की पुटिकाएं अलग होती है तो लाइसोसोम बनते हैं, क्रिया का नाम संवेष्टन या पैकिंग। 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, 4 के नाम बता रहे हैं, हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेज। इसके बाद भैया ऐसे आत्मघाती थैला भी सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि जब ये रोग ग्रसित यानी रोगी कोशिका या वृद्ध कोशिका में फट जाते हैं तो भैया फटते हैं तो क्या होगा, ये कोशिकांगों को नष्ट करते हैं। भैया किसी कोशिका में फट गए तो इनके एंजाइम बाहर आ गए और कोशिका जो थी कोशिका ही मर जाती है। इस क्रिया को स्वलयन कहते हैं, स्वलयन क्रिया। और भैया लाइसोसोम को भी स्वलयन काय भी कहते हैं, स्वलयन। आत्मघाती थैला कहते हैं स्वलयन, अपने आप को नष्ट करता है, कोशिका को नष्ट करता है। तो ये तो बताया भैया लाइसोसोम के बारे में सामान्य सी बातें। अब ये एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ जो हमारी किताब में नहीं है, लेकिन नीट में तो क्वेश्चन आए भी है उसके ऊपर। तो देखो ध्यान रहे क्या बनाने जा रहे हैं वो समझना। अब लाइसोसोम के कार्य और एक डायग्राम समझाने जा रहा हूँ, उसको अच्छी तरह समझना भी यार, क्योंकि उसको समझे बगैर तो अपन आधे ही रह जाएंगे। आधे मतलब बहुत सारे बच्चे, देखो नीट में अभी भी सुना होगा तुमने, बायो के पेपर में बहुत सारे बच्चे अच्छा कर गए हैं, केमिस्ट्री भी सही हो गई, फिजिक्स में ही क्या है, ये फिजिक्स वाले गड़बड़ कर देते हैं, पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, न्यूमेरिकल कराते हैं, जबकि पैसे उतने ही लेने चाहिए और थोड़े से ज़्यादा ले लेते हैं। और जबकि बायो में क्वेश्चन आते हैं 90 और फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं 45, तो बायो तो डबल हो गई। अब यह डायग्राम को अच्छी तरह से समझना भी है, क्योंकि डायग्राम कहीं मिलेगा नहीं, ये बस नीट में आया हुआ ही मिलेगा, बाकी कहीं नहीं आया भी। आई देखो, माना कि ये कोशिका बता रहे भी आई, ये कोशिका आदि कोशिका बता दी, आदि। ये कोशिका के अंदर केंद्रक, ये कोशिका के अंदर केंद्रक बताया भैया, और मैं इसकी आदि कोशिका कर रहा हूं भैया। देखो आदि कोशिका, अरे कोशिका तो पूरी होती है देखो इस तरह से, पर मैं आदि कोशिका ही ले रहा हूं भैया। जैसा आदि कोशिका में होगा वैसे पूरे में होगा, तो अपन आदि कोशिका ले रहे भी यहां से लेके यहां तक, जबकि पूरी होती है अपन आदि का ही यूज कर रहे हैं। अब आदि कोशिका में बता रहे हैं, देखो ये है बीच में केंद्रक, ये केंद्रक भैया, ये केंद्रक बना दिया हमने। और बाहर पाई गई कोशिका झिल्ली, सबसे बाहर है भैया कोशिका झिल्ली, और इस केंद्रक के ऊपर पाया जाता है भैया गोल्जी काय। ये देखो यहां पर ये गोल्जी काय, ये गोल्जी काय बना दिया भैया, यानी ये बना दिया क्या, ये गोल्जी काय। और ये गोल्जी काय की पुटिकाएं अलग हो रही भैया, अलग। जब गोल्जी काय की पुटिकाएं यहां से अलग होंगी, ये अलग होगी भैया। गोल्जी काय की पुटिकाएं अलग होती है तो इसका नाम है भैया प्राथमिक लाइसोसोम। गोल्जी काय की पुटिकाएं अलग हो गई तो इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है प्राथमिक लाइसोसोम। ये प्राथमिक लाइसोसोम। अब गौर करना भैया, देखो आदि कोशिका बनाई, बाहर कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक के ऊपर गोल्जी काय, गोल्जी काय की पुटिकाएं अलग हो गई तो क्या बन गई, प्राथमिक लाइसोसोम। अब जो बाहर वाली कोशिका झिल्ली भैया, सबसे पहले ये बीक मांगी, देखो एक प्याला बना के खड़ी होगी भैया, देखो इस तरह से। यानी कोशिका झिल्ली में देखो, ये कोशिका झिल्ली, इसमें प्याला बन गया भैया, और इस प्याले का नाम है भैया खाद्य प्याला।
अरे भीख मांगने भोजन मांगने का कटोरा है ये तो, खाद्य प्याला यानी कि फूड कप। अब यहां से ये भोजन ग्रहण करती है, ये भोजन ग्रहण करती भैया। भोजन भी दो तरह का हो सकता है भैया, देखो भोजन दो तरह का हो सकता है, एक तो ठोस भोजन और दूसरा होता है भैया तरल भोजन। भोजन भी दो तरह का है, ठोस और तरल। तो भैया देखो कोशिका झिल्ली प्याला बना के खड़ी हो गई है, अब भोजन ग्रहण करेगी। भोजन भी ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है। यदि ये ठोस भोजन को ग्रहण करती है, कोशिका झिल्ली ठोस भोजन को ग्रहण करेगी, तो भैया इसका नाम हो जाएगा कोशिकासन। ये कोशिकासन, या इसको कहते हैं भैया फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। और ये तरल भोजन ग्रहण करती है, तो भैया तरल तो पिएगी, तो इसको कहेंगे क्या, कोशिका पायन, या इसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। देख लो भैया, देखो बाहर कोशिका झिल्ली प्याला बना के खड़ी हो गई। प्याले में यदि ठोस भोजन ग्रहण करती है, ठोस भोजन है तो कोशिका सन या फेगोसाइटोसिस, और तरल भोजन ग्रहण करती है तो कोशिका पायन या पिनोसाइटोसिस। यही बताया भैया। इसके बाद जैसे ही भोजन अंदर आएगा, देखो ये भोजन अंदर आ गया भैया, भोजन अंदर आएगा तो ये जो खाद्य प्याला है, जो खाद्य प्याला ऐसा था, अब ये बंद हो जाएगा, यानी ये पूरा बंद हो जाएगा। और पूरा बंद हो जाएगा तो देखो इस तरह से बताया भैया, देखो खाद्य प्याला बना के भोजन ग्रहण किया, फिर खाद्य प्याला बंद हो गया। बंद होने के बाद इसका नाम है भैया खाद्य दानी। अरे भैया कोशिका झिल्ली ने प्याला बनाया, उधर प्याला तेरे नाम का, तो प्याला बनाया तो प्याले में क्या ग्रहण किया भैया, ठोस भोजन कोशिकासन फेगोसाइटोसिस, तरल भोजन ग्रहण किया तो कोशिका पायन पिनोसाइटोसिस। बड़े इसके बाद भैया देखो जैसे ही भोजन अंदर आ गया तो भैया ये जो खाद्य प्याला था ये बंद हो गया, और बंद होने के बाद इसका नाम क्या हो गया, खाद्य दानी। अब ये खाद्य दानी ऊपर जारी, देखो इस तरह से ये खाद्य दानी। अब इसके साथ में ये जुड़ रहा है भैया, देखो ये खाद्य दानी के साथ में कौन जुड़ गया, खाद्य दानी के साथ में लाइसोसोम जुड़ गया। इस अवस्था में इसका नाम है भैया द्वितीयक लाइसोसोम। देखो ध्यान देना भैया, प्राथमिक लाइसोसोम क्या था, गोल्जी कण से बनी हुई पुटिकाएं प्राथमिक लाइसोसोम। जब खाद्य दानी के साथ जुड़ती है तो नाम क्या हो गया, द्वितीयक लाइसोसोम। खाद्य दानी से जुड़ा हुआ लाइसोसोम क्या दिया, द्वितीयक लाइसोसोम। इसके बाद देखो आगे, अब इसमें क्या होगा, ये खाद्य दानी, ये लाइसोसोम। अब इसमें लाइसोसोम के एंजाइम सारे अंदर चले गए जो भोजन का पाचन कर देंगे। इसमें भोजन का पाचन हो गया भैया, यानी खाद्य दानी में भोजन का पाचन हो चुका है भैया। ये खाद्य दानी में भोजन का पाचन, भोजन का पाचन हो गया। उसके बाद ये जो खाद्य दानी होती है पूरे कोशिका में घूमती रहती है, जैसे अपने गलियों में नहीं सब्जी वाले, अरे भैया कार्बोहाइड्रेट ले लो, प्रोटीन ले लो, वसा ले लो, ऐसे करती है ये खाद्य दानी। पूरे के अंदर भोजन बांट दिया, थोड़ा बहुत रह गया, जो थोड़ा बहुत रह गया तो भैया इसकी संरचना बनाएंगे इस तरह से। अब इसमें थोड़ा बहुत रह गया, और थोड़ा बहुत रह गया तो अब इसका नाम है भैया अवशिष्ट काय। अब इसका नाम है भैया अवशिष्ट काय, और इसी को कहते हैं तृतीयक लाइसोसोम। ये लाइसोसोम का तीसरा प्रकार तृतीयक लाइसोसोम।
और ये तृतीयक लाइसोसोम जो होता है पिछली सतह पर जाकर के फट जाता है। देखो ये पिछली सतह पर जाकर फट गया और सारे पदार्थ जो जिनका जो काम के नहीं थे उनको बाहर निकाल दिया, ये उत्सर्जी पदार्थ। देखो कोशिका एक तरफ से ग्रहण कर रही है, दूसरी तरफ से त्याग रही है। बताओ ऐसा क्यों? इधर से ग्रहण किया और पीछे से त्याग रही है, बताओ। अरे ताकि कोई देखे नहीं। मजे ले रहे भी हम मजे। चले सुने, अपने भी ऐसे ही होता है। तो देखे ध्यान देना भैया, देखो ये कोशिका झिल्ली के ऊपर खाद्य प्याला बना, भोजन ग्रहण किया, ठोस ग्रहण किया तो कोशिकासन फेगोसाइटोसिस, तरल ग्रहण किया तो कोशिका पायन पिनोसाइटोसिस। फिर खाद्य प्याले में भोजन आ गया, खाद्य प्याला पैक हो गया तो क्या हो गया? खाद्य दानी। खाद्य दानी के साथ में जब प्राथमिक लाइसोसोम जुड़ता है तो बन गया द्वितीयक लाइसोसोम। बताओ प्राथमिक लाइसोसोम क्या था? गोल्जी काय की पुटिकाएं अलग हुई, समवेष्टन हुआ तो प्राथमिक लाइसोसोम। खाद्य दानी के साथ जुड़ा तो द्वितीयक लाइसोसोम। फिर खाद्य दानी में पाचन हो गया, पाचन होने के बाद खाद्य दानी पूरे में घूम करके लाभकारी पदार्थ बांटे भैया, पूरे मोहल्ले में बांटे सभी कोशिकाओं को। और बाकी इसमें अब अवशिष्ट बचे, अपशिष्ट, और उन्हें पिछली सतह पे जाकर के त्याग देगी। तो ये इसका नाम है, जब पिछली सतह पे आगे बांटेगी इसका नाम है अवशिष्ट काय तृतीयक लाइसोसोम। तो प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, और चतुर्थक लाइसोसोम तो आप जानते हो भैया, ये है चतुर्थक लाइसोसोम। ये चतुर्थक लाइसोसोम जो होता है भैया, इसको कहते हैं स्वलयन काय। स्वलयन काय पढ़ा था ना अभी? किसी रोगी कोशिका में पाए जाते हैं, उसी में फट जाते हैं और कोशिका मर जाती है। क्रिया का नाम स्वलयन, आत्मघाती थैला था। प्राथमिक लाइसोसोम क्या है? गोल्जी काय की पुटिकाएं अलग होती है तो प्राथमिक लाइसोसोम, खाद्य दानी से जुड़ती है तो द्वितीयक लाइसोसोम, और अपशिष्ट पदार्थों को त्यागती है तो अवशिष्ट काय या तृतीयक लाइसोसोम। और चौथा बिल्कुल अलग है, जो रोगी कोशिकाओं में पाया जाता है और वहां फट गया तो रोगी कोशिकाएं मर जाएंगी, इसे कहेंगे चतुर्थक लाइसोसोम या स्वलयन काय। ये चित्र हो गया भैया लाइसोसोम का। ये लाइसोसोम के प्रकार हो गए। अब ऐसा प्रकार, ऐसा डायग्राम कोई अपनी किताब में नहीं है। लाइसोसोम के 4 प्रकार, लैंग्वेज भी नहीं दे रहा हूं, सब इसी डायग्राम में लिख रखा है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट से ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो ध्यान ना भैया, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना भैया। अब ध्यान देना भैया, लाइसोसोम के कार्य बता रहे हैं। अब देखो लाइसोसोम पढ़ लिया भैया, अब लाइसोसोम के कार्य। अब देखो लाइसोसोम के कार्य क्या है भैया? पहला, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, और 2 क्रियाएं भैया, एक तो कोशिकासन, एक कोशिकासन और दूसरा कोशिका पायन। 2 है भैया। देखो भोजन का पाचन, पहला कार्य तो यही हुआ भैया इसके अंदर। दूसरा है भैया इसके अंदर स्वलयन काय। दूसरा है भैया स्वलयन, जानते हो ना स्वलयन, रोगी कोशिका को नष्ट करना। रोगी कोशिका को नष्ट करना, ये दूसरा कार्य है। तीसरा, बीजों के अंकुरण में भी सहायता करते हैं। बीज को पानी में डालो, अपने अभी घर पे जो बर्नियां होती है उनमें रखते हैं तो पाचन थोड़ा होता है, लेकिन भैया यदि बीजों को अपन पानी में डालें तो उनमें लाइसोसोम फट जाते हैं, बीजों का अंकुरण हो जाता है। तो तीसरा क्या है भैया? बीजों का अंकुरण, ये बीज अंकुरण। और चौथा सुनना भैया, चौथा है इसके अंदर क्या?
जब कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्रों को अलग अलग करता है ये, यानी कि विभाजन के समय गुणसूत्रों को पृथक करना। दिख रहा है भैया? फिर सुन लो, देखो कार्य है। पहला भोजन का पाचन पढ़ा था, देखो कोशिका सन कोशिका पायन, ये हो गया। दूसरा बीज अंकुरण, बीजों के अंकुरण में भी सहायता करेंगे। तीसरा स्वलयन, रोगी कोशिका को नष्ट करेंगे। चौथा क्या है भी इसके अंदर? विभाजन। जब कोई विभाजन होता है कोशिका में, गुणसूत्रों को अलग अलग करते हैं। जब विभाजन होता है ना, आधे गुणसूत्र एक कोशिका में, आधे दूसरे में, तो गुणसूत्रों को अलग कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम के कार्य भी हो गए भैया। अरे पूरे नोट्स भेज रखे तुम्हारे को ये। तो लाइसोसोम पूरा हो चुका है भैया, देख लो कोई दिक्कत हो। दोबारा से एक बार भैया लॉगिन आईडी कर देते भैया जूम पे, क्योंकि टाइम भी 1 आध मिनट बचा होगा। भैया वो लाइसोसोम पूरा हो गया, लाइसोसोम। अब पढ़ेंगे भैया इसके अंदर, अपन पढ़ने जा रहे हैं भैया लाइसोसोम पूरा होने के बाद में राइबोसोम। अब बिना झिल्ली वाले पढ़ेंगे, राइबोसोम भी तारक का है भी। तो देखो अगला पढ़ने जा रहे हैं भैया राइबोसोम। अब यह राइबोसोम जो होता है, इसकी खोज करी थी पेलेडे ने। राइबोसोम की खोज किसने करी थी भैया? पेलेडे ने। पेलेडे ने खोजा था इसको। तो इसमें लिखेंगे भैया पहला पॉइंट, खोज करता है भैया पेलेडे, खोजकर्ता का नाम। फिर दूसरा बताएंगे भैया इसके अंदर भैया बिना झिल्ली वाले दो ही हैं, राइबोसोम और तारक का है। बिना झिल्ली वाले, जिसके बाहर कोई झिल्ली नहीं पाई थी। तो यहाँ बताएंगे भैया क्या? बिना झिल्ली वाला कोशिकांग, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है ये बिना झिल्ली वाला कोशिकांग, कोई झिल्ली नहीं। फिर बताएंगे भैया अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है वो सुनना भैया। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो 70 एस का है, और हमारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 एस का है। तो खोज करता है पेलेडे, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है। तीसरी खास बात है भैया आरएनए व प्रोटीन से बना होता है, आरएनए व प्रोटीन से बना होता है। देखो आरएनए का अर्थ है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए डीएनए तो पढ़ा है, आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे कल एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा भैया एटीपी का पूरा नाम, एटीपी का नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ऊर्जा को क्या कहते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक उसके बारे में शब्द और याद आया मेरे को, हमारे शरीर में कोई भी कार्य तभी होगा जब हमारे पास ऊर्जा होगी। अरे भैया कोई भी यदि चीज खरीदनी मार्केट में तो पैसा खर्च करोगे, हमारे शरीर में कोई भी कार्य करोगे तो क्या खर्च करोगे? एटीपी। इसलिए हमारे शरीर की मुद्रा, पैसा, करेंसी क्या है भैया? एटीपी। तो कोई पूछे भैया शरीर की करेंसी या मुद्रा क्या है? एटीपी। अरे भैया बाजार में जाएंगे, कोई भी चीज खरीदोगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसे हमारे शरीर में कोई भी काम करना होगा तो कौन सी मुद्रा है? एटीपी। तो एटीपी को सार्वत्रिक मुद्रा कहते हैं, यूनिवर्सल। किसी का भी शरीर हो और यदि काम करना है, कार्य करना है तो एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पर आरएनए का नाम है भैया राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनाए। खोज करता पेलेडे, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है, आरएनए व प्रोटीन से बना हुआ है। और अगली खास बात है भैया, अब बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिका बिना केंद्रक वाली, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके अलावा भैया माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा भैया हरित लवक, इसमें होता है भैया 70S प्रकार का। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जीवाणु, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनमें 70S का।
और भैया जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, यूकेरियोटिक यानी अपनी यूकेरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का 80S प्रकार ये पाए जाते हैं भैया। अरे प्रोकैरियोटिक जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये दोनों तो हमारी कोशिकाओं में होते हैं, उसमें भी 70S है। और ये बता रहे यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S है भैया, 80S। अब ये एस क्या है भैया, यहाँ पर जो एस है, इस एस का अर्थ है स्वेद वर्ग इकाई। एस का अर्थ है भैया स्वेद वर्ग इकाई। एक वैज्ञानिक था एस स्वेदबर्ग, उसने बताया था। तो यह स्वेदबर्ग ने बताया था इसको, और खास बात क्या कही थी कि ये आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। अरे भैया राइबोसोम का आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। तो एस क्या है भैया, स्वेदबर्ग इकाई, ये 70S 80S। और स्वेदबर्ग इकाई एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था किसको व्यक्त करता है, आकार व घनत्व। नीट में आ चुका है भी ये वाला भी। अब इन्होंने स्वेदबर्ग ने क्या करा था, एक अपकेंद्रण यंत्र का उपयोग किया, सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम। उसमें जितने चक्कर लगाए जाते हैं उतना एस। तो ये यहां बताएंगे क्या, देखो स्वेदबर्ग ने अपकेंद्रण यंत्र यानी कि सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम का उपयोग किया। अब इस अपकेंद्रण यंत्र की खास बात क्या है भैया, इस यंत्र में जैसे ही राइबोसोम को डालते हैं जितने चक्कर लगाता है उतना एस। यदि 70 चक्कर लगाएगा 70S, 80 चक्कर लगाएगा तो 80S। ये बताया भैया। तो ये भी होगा भी यूकेरियोटिक कोशिका में। अब अगला पॉइंट देखो, ध्यान दे भैया क्या बताने जा रहे भैया। अब अगली खास बात है इसके अंदर कि यहाँ पर जो होता है, अब देखो ये जो होता है ना 70S वाला, इस 70S की दो उप इकाइयां भी, दो उप इकाइयां भी, एक तो 50S, एक 30S। 70 वाले के दो भाग हैं, 50 और 30। जोड़ने आता नहीं आता भैया, यहाँ जोड़ नहीं रहे। ये राइबोसोम 50 है तो 50 चक्कर लगाएगा इस यंत्र में, अपकेंद्रण यंत्र में, और 30 वाला 30 चक्कर लगाएगा तो नीचे बैठ जाएगा। तो भैया यहां बता रहे हैं कि जब इन दोनों को जोड़ दिया गया, देखो ये तो है 30S, ये है 50S, जब दोनों को जोड़ दिया तो ये इस तरह से हो गया भैया, दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों मिला करके 80 की जगह 70 चक्कर ही लगाते हैं, भारी हो गए, भारी हैवी। इसके बाद इसी प्रकार से बताएंगे भी, अगला है 80S। 80S वाले के भी दो उप इकाइयां भी है इसके अंदर। दो उप इकाइयां कौन कौन सी भी है, एक तो 60S और एक 40S। ये दो उप इकाइयां बता दी। अब ये जो उप इकाइयां होती है भैया, इनको जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। ये भी नीट में आया गया मैग्नीशियम आयन। अब पहले थोड़ा जो आपकी किताब में एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा ना, वैसा बना के बताया था। देखो क्या बना देगा, देखो ये तो है राइबोसोम की एक इकाई, ये वाली। अरे हाथ जैसा बना रखा है। फिर दूसरी बताएंगे, ये तो बड़ी उप इकाई है, ये 60S। और दूसरी बताएंगे देखो इस तरह से, ये भैया 40S। अरे राइबोसोम की उप इकाइयां तुम्हारी किताब में दे रखी है ऐसी, यानी ये तो है क्या, उप इकाइयां। ये उप इकाइयां भैया, राइबोसोम की उप इकाइयां। और फिर देखो बाद में क्या होगा, इस तरह से इनको जोड़ेंगे। देखो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने के लिए चाहिए मैग्नीशियम आयन।
बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। राइबोसोम की दो इकाई, चाहे 50 और 30 को जोड़ो, चाहे 60 और 40 को जोड़ो, कौन से आयन चाहिए? मैग्नीशियम आयन। और इनको जोड़ेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा भैया। देखो ये तो वही का वही बनाया, और यहां जोड़ देंगे इसको इस तरह से, ये जोड़ दिया देखो दोनों को। और दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो गया? ये देखो दोनों जुड़ गए। अब ये हो गया क्या? 60, ये हो गया 40, और दोनों मिला के क्या है भैया? 80S। आपकी किताब में ऐसा डायग्राम दे रखा, देखो एक को डॉट डॉट लगा देते भैया इस तरह से। अब आप खुद समझदार है, ये राइबोसोम की 60S 40S दो उप इकाइयां, दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा आयन चाहिए? मैग्नीशियम आयन। और दोनों जुड़ जाएंगे तो भैया ये बन गया 80S, यानी ये होगी राइबोसोम की इकाई। अब तुम्हारी किताब में तो यही दे रखा है भैया, फिर सुन लेना। देखो एक बार, राइबोसोम की खोज करता है पेलेडे। बिना झिल्ली वाला कोशिकांग भैया, बिना झिल्ली वाले दो ही होते हैं। कौन कौन से दो? राइबोसोम और तारककाय। फिर बताया भैया ये आरएनए और प्रोटीन से बना है भैया। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से बना है। फिर बताया प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक, इनमें होता है 70S। एस का अर्थ क्या है भैया? एस देखो, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है 80S। फिर भैया इसमें एस का अर्थ है श्वेतवर्ग इकाई, और ये किसको दर्शाता है? आकार व घनत्व को। एस का अर्थ क्या है भैया? श्वेतवर्ग। इसने एक यंत्र बनाया, अपकेंद्रण यंत्र, और उसमें राइबोसोम को डाला। यदि 70 चक्कर लगाता है तो 70S, 80 चक्कर लगाता है 80S। तो राइबोसोम की दो इकाइयां होती है, 70S वाले के दो भाग है 50 और 30, 60 80 वाले के दो भाग है 60 और 40। जितनी संख्या लिखी उतने चक्कर लगा करके नीचे बैठ जाते हैं। अब इन दोनों को जोड़ोगे, 50 और 30 जुड़ने के बाद 70 चक्कर लगाते हैं, 60 और 40 जुड़ने के बाद 100 के स्थान पे 80 चक्कर लगाते हैं। फिर राइबोसोम की बड़ी उप इकाई है छोटी, दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा आयन चाहिए भैया? मैग्नीशियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार है ये कि भैया राइबोसोम की उप इकाइयां जोड़ने में कौन से आयन चाहिए? मैग्नीशियम आयन। अब आगे देख लो भैया, थोड़ा सा और बचा है, इसको भी पूरा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, वैसे तो मैंने भेज रखा है डायग्राम, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ले जाओगे भी स्क्रीनशॉट तो। अब केवल 5 मिनट का अपन और पढ़ेंगे, 5-7 मिनट, जिसमें ये पूरा टॉपिक हो जाएगा भैया। नहीं तो क्या टॉपिक आधा रहेगा। आज वो चीजें पढ़ाई है भैया जो आपकी एनसीईआरटी किताब में 4-4 लाइनों में दे रखी भैया, पर मन नहीं मानता मेरा। मैंने कहा पढ़ाए तो फिर पूरा ही पढ़ाए कि पूरे जो अपन 20 साल 15-20 साल के पेपर सोल्व करते हैं नीट के, वो सारी चीजें तो हो। ये तो बाद में गालियां दोगे फिर ये नहीं पढ़ाया। और फिर मैंने तो गारंटी दे रखी, अभी जो नीट का पेपर हुआ अभी तो मैंने भी नहीं देखा भैया, उसको सोल्व करके देखो, कोशिका के सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे भैया। आपको राइबोसोम का भी आ रहा होगा, और 3 दिन में ये लेसन पूरा हो जाएगा भैया, 3-4 दिन में हो जाएगा। उसके बाद तो कोशिका के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा भैया फिजिक्स केमिस्ट्री वाला भी, क्योंकि उन्हें पता है कि बोलने का दिया वो फालतू की बातों में ज्यादा जाएंगे। अब देखो ध्यान देना भैया, देखो ये 60S वाली इकाई, ये 60S, ये 40S। अभी शेप चेंज कर दिया मैंने। 60 और 40S दोनों जुड़ेंगे भैया, ये है उप इकाइयां। बताओ दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए भैया? मैग्नीशियम आयन। और भैया मैग्नीशियम आयन चाहिए तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखो ये बड़ी इकाई और ये छोटी इकाई।
अब बन गया भैया इकाई। पहले उप इकाई थी, अब इकाई बन गई। बताओ कितनी है ये बन गई भैया 80s। इकाई बन गई तो ये हो गई 80s। इसी को कहते हैं भैया मोनोमर। मोनोमर, अरे एक इकाई मतलब मोनोमर। बहुलक होता है तो पॉलीमर। अब ये ऐसे 80s वाले दो जुड़ रहे भैया, वापस इनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन। देखो अब ये 80s वाला जुड़ गया, एक 80s वाला और जुड़ गया। देखो पहले 60 और 40 मिलके 80, फिर 80 वाला एक, 80 वाला दो जुड़ गए तो बनाएंगे क्या भैया? इसको कहते हैं डाइमर। अरे गलत मत समझ लेना, डाइपर करने लग जाओ भैया। डाइमर, द्विलक। डाइमर को कहते हैं द्विलक। किसकी वजह से जुड़ रहे हैं भैया? मैग्नीशियम आयन। और भैया जब ये जुड़ते हैं यहां पर तो ये हो जाते हैं 80 और 80 मिलाकर के 120s। अरे 60 और 40 मिला के 80, 80 और 80 मिला करके क्या हो गए भैया? 120s। कोई दिक्कत है क्या? अब ये ऐसे बहुत सारे जोड़ दूं यदि मैं, बहुत, देखो एक ये जोड़ दिया, ये 120 भैया, ये 120 का और ये 120 का और बता रहे भैया। अरे ऐसे वाले तो 120 वाले क्या है भैया? 120 बताओ सही, 120 क्या होता है? यानी इतने चक्कर लगाएंगे। ये भी 120s, ये भी 120s, ये भी 120s। ये सब जब जुड़ते हैं, मैग्नीशियम आयन तो चाहिए ही सही भैया, मैग्नीशियम आयन के बगैर काम थोड़ा चलता है। लेकिन इन सबको देखो, ये डाइमर 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 सबके सब जुड़ेंगे तो भैया एक धागे से जुड़ते हैं। देखो ये एक धागा, इस धागे का नाम है भैया mRNA। आरएनए का प्रकार है भैया, एम मतलब मैसेंजर आरएनए, या इसको कहते हैं संदेशवाहक आरएनए। मैसेंजर मतलब संदेशवाहक आरएनए। भैया देखो 60 और 40 मिलके 80s, 80s और 80s मिला करके 120s डाइमर। ऐसे बहुत सारे डाइमर जुड़ गए। बताओ किसके ऊपर जुड़े? mRNA पर, धागे पर। धागे का नाम है mRNA। और ये बनाए भैया पॉलीसोम। बहुत सारे राइबोसोम जुड़ गए तो बन गया भैया पॉलीसोम या बहु राइबोसोम। ये बहु राइबोसोम हो गया। बताओ कौन से आरएनए से जुड़ा है? mRNA। और राइबोसोम का पढ़ेंगे भैया एक ही कार्य, राइबोसोम का कार्य भैया प्रोटीन निर्माण। लेकिन नीट में भी वहां ऐसे नहीं आया, वहां आया प्रोटीन निर्माण का कारखाना बताओ। पता तुम अपने घर पे ले गए यार। प्रोटीन निर्माण का कारखाना कोशिका में राइबोसोम, इसका कार्य प्रोटीन निर्माण। तो ये ऐसे कहते हैं प्रोटीन निर्माण का कारखाना। हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन बनते हैं सब क्या होते भैया? प्रोटीन निर्माण का कारखाना है भैया। हमारे शरीर में सारे प्रोटीन राइबोसोम में बनते हैं। पूरा का पूरा आपको है ना नोट्स भेज रखे भैया, देख लो, बहुत सिंपल है भैया। जागते रहो। देखो यदि बायोलॉजी के साथ धोखा करोगे तो फिर बायोलॉजी भी धोखा कर जाएगी। बायोलॉजी तो डेली पढ़नी ही पड़ेगी। और अभी तक तो क्या है, सभी फिजिक्स केमिस्ट्री का लेसन तो शुरू कर ही नहीं रहे अभी तक। अब शुरू कराओ तो पता नहीं। और अपने लेसन शुरू कर रखा है, पहला लेसन हुआ है, जिस बच्चे का नहीं हुआ है वो हो जाएगा। और भैया ये तो क्या फालतू बात, कल भी क्या शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तो अपने स्कूल खुलने की बात करी नहीं है। स्कूल खुलेंगे कल, 2-4 बच्चे डाउट पूछने जा सकते हो। और कोचिंगों की तो बात ही नहीं करी, आराम से खुलेंगे। और फिर ये भी हो सकता है नई शिक्षा नीति में तुम्हारे राय सब बोर्ड हो जाए भैया, तो अच्छी तरह से पढ़ना। जो नहीं पढ़ रहे भैया अभी तक सोच रहे आराम से पढ़ेंगे, वो मूर्ख कहलाएंगे। हालांकि कोर्स तो उनका भी होगा, पर एक तुम्हारा कोर्स थोड़ा शहनशाही तरीके से होगा। शहनशाह बनेंगे, पूरे नंबर लाएंगे।
तो भैया बहुत है आज के लिए, ठीक है भैया, बाय। पता नहीं कहाँ गई, पता ही नहीं पड़ता, पता नहीं कहाँ जाके बैठी। अरे ना ये तो क्या बंद हो गया क्या वीडियो।